हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा। जुलाई की डेट भी उन्होंने दे दी है। तो इसलिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है 2026 में। आपको पता है कि 2026 में ही वैकेंसी आने वाली है। 2026 के बाद चुनाव है 27 में। इसके बाद कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। और ये भी पता है आपको 2019 के बाद यही वैकेंसी आपको आने वाली है। तो इसलिए यूपी टेट भी 2020 के बाद 21 के बाद हुआ ही नहीं है। तो आपका यूपी टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टूडेंट 21, 22, 23 बैच के हैं उनके लिए तो फर्स्ट बार ही यूपी टेट हो रहा है। तो वो उन्हें यूपी टेट बहुत अच्छे से तैयारी करें। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोटोन। पर्यावरण में इकोटोन पढ़ रहे हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का ही टॉपिक होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता। आज क्लास नंबर हमारी कितनी है? क्लास नंबर हमारी 7 है। इससे कब होती है? टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। डेली क्लास होती है शाम को 5 बजे, ठीक है? तो इसलिए जुड़ना ना भूलिए, एक बार जुड़िए और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी में क्या चीज़ बेहतर है। और मैंने इससे पहले हमने 2021 और 2013 का पेपर कराया है, वो आपने नहीं किया है तो आप जरूर देखी जाएगा। क्योंकि 2013 और 21 का पेपर कराने का मकसद यही था कि आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में जैसे भी पेपर आता है उस हिसाब से जोड़ा जा सके। आपको पता लगना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम देना जा रहे हो तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर देख के जाइए, देखिए और उसके बाद तैयारी करिए। कि प्रीवियस ईयर आपको पता होगा तभी आप उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, उसका कभी कभी महत्व नहीं रहता कि एग्जाम हॉल में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है और आप कैसे तैयारी कर रहे हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बैच हमने लॉन्च करने से पहले आपको लॉन्च किया था तो बता दिया था इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं। आपको फ्री क्लास नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। कोई भी दिक्कत है तो मैंने अपना नंबर दे रखा है आपको, वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हो। ये नंबर मेरा 78 30 70 19 64। इस पर मुझे संपर्क भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। और इसमें टारगेट आपको पता है, टारगेट 125 पे लिखा है और वो सारा कुछ कराया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कुछ भी हम करा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है आपका वही हम इसमें करा रहे हैं। और सिलेबस आपका कंटिन्यू होगा, कंप्लीट होगा। और क्लासें सीक्वेंस से पढ़ी हुई प्ले लिस्ट बना दी हमने। प्ले लिस्ट आप जाके प्ले लिस्ट चेक करिए जाके, वहाँ से आप सीक्वेंस से क्लास आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आज हम कौन सा टॉपिक हमारा ये है इकोटोन। ये पारिस्थितिकी तंत्र का ही टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि अलग से है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का टॉपिक है। यहाँ से कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत अच्छे से पूछता है और बहुत अच्छे से फंसाता भी है, ठीक है ना? तो इसलिए तैयारी बेहतर करते रहिए। और क्या करना है आपको कि प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और ये आपको हम बता दें 100% बता दें आपको, 100% बता दें आपको कि 2026 में आपको सुपर टेट देने को मिलेगा, स्टेट आपको देने को मिलेगा। ये हम आपको बता दें कि 100% आपको ये भी बता दें वैकेंसी कितनी आपको 46,000 प्लस, 46,000 के प्लस ही वैकेंसी मिलेंगी। एक अब आपको 90,000 मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। 90,000 के मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। आपको वैकेंसी ओनली 46,000 में मिलेंगे। जैसा कि आपको शिक्षा मंत्री का बयान सुना भी होगा, उन्होंने पद बता दिए इतने खाली हैं तो वैकेंसी वही आएंगी। अभी उन्होंने ये बता दिया कि अभी हम कोई भी वैकेंसी नहीं करा है, लेकिन जैसे ही चुनाव पास में आता है, जैसे आप यूपी टेट दीजिए उसके बाद आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। ये मैं आपको भरोसा दिखाता हूँ, ठीक है? और देख लेना जब नोटिफिकेशन आया, और जो भी होता है मैं अथॉरिटी ही बोलता हूँ, ठीक है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज हम क्या पढ़ें? इको टोन पढ़ेंगे। क्या हम पढ़ने वाले? इको टोन पढ़ने वाले हैं। इको टोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इको टोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोटोन होता है। इकोटोन एक आपका क्या होता है? एक सामान्य अर्थों में इसे कह सकते हैं एक संक्रमण होता है। कि इकोटोन का मतलब क्या होता है? एक सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं एक संक्रमण होता है। ये क्या होता है? एक संक्रमण होता है। इकोटोन आपका क्या होता है? संक्रमण होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वह संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग आपके पारिस्थितिक तंत्र, जो अलग अलग दो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो आपस में मिलते हैं।
जो अलग अलग दो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो आपस में मिलते हैं, अर्थात ये दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की सीमा या संपर्क क्षेत्र भी होता है। क्या संपर्क क्षेत्र भी होता है। तो इसे हम कह भी सकते हैं, ये ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, इकोटोन या संक्रमण वह स्थिति है, जहाँ पर जीव एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र में आगमन करते हैं, मतलब आगमन करते हैं। क्या करते हैं? आगमन। क्या आपके करते हैं? आगमन करते हैं। आगमन मतलब आदान प्रदान, आगमन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? आगमन करते हैं, जिससे इसके प्रजनन दर की जो होती है, प्रजनन दर क्या होता है? प्रजनन दर क्या होता है? प्रजनन दर। प्रजनन दर जो होती है, प्रजनन तो प्रजनन दर में वृद्धि होती है। जो जब आदान प्रदान करते हैं तो प्रजनन दर में वृद्धि होती है, और पारिस्थितिक तंत्र को जो हो, इसे पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसे ये मजबूत करते हैं। तो ये सीधे शब्दों में क्या हो गया कि इकोटोन या संक्रमण वह क्षेत्र या इकोटोन या संक्रमण वह स्थिति होती है जहाँ पर जीव एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र में आगमन करते हैं, जिससे जिससे क्या होता है? इसके प्रजनन में वृद्धि होती है और ये पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, इसे भी पढ़ ले लो। इकोटोन वह संक्रमण क्षेत्र होता है जो होता है जहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं, अर्थात ये दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच की सीमा या संपर्क को क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आपका डाउट हो गया होगा क्लियर। तो पारिस्थितिक तंत्र, पहली बात आपको पता होना चाहिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक आपका संक्रमण होता है। क्या होता है? आपका संक्रमण होता है। ये आपका ध्यान रखना, ये क्या होता है? आपका एक संक्रमण होता है। ये आपका संक्रमण होता है बस। और ये क्या करता है? पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है, और ये आपस में, और ये इनकी प्रजनन दर में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन दर में वृद्धि करते हैं। किसमें? प्रजनन दर में वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसके उदाहरण आप देख लीजिए कि उदाहरण आपके जंगल और घास के बीच के मैदान क्षेत्र। नंबर क्या है? जंगल और घास के बीच के क्षेत्र का जो मैदान होता है उसको, जैसे जंगल और घास के जो मैदान के बीच का क्षेत्र जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। दूसरे नदी और भूमि के क्षेत्र के, नदी और भूमि के बीच का क्षेत्र, और समुद्र और तट का बीच का क्षेत्र, समुद्र और तट के क्षेत्र का बीच। ठीक है, अब देखो इकोटोन की अब सीधे में परिभाषा आपको तो बहुत बढ़िया करके आपको हमने डिजाइन किया है पूरा सिलेबस, और बहुत अच्छे से, जैसे आपको जो चीज़ ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने इस चीज़ को, सिलेबस को डिजाइन किया है उसी हिसाब को आपको, जैसे आपको समझाया। जैसे आपको पहले हमने उसका इकोटोन का अर्थ बताया, उसके बाद हमने उदाहरण दी, अब आपको डेफिनेशन बताएंगे। सोचिए, जैसे आपको पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके उदाहरण पता होने चाहिए, उसके बाद आपको परिभाषा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कितने आसान तरीके से आपको मैंने इसका डिजाइन किया है सिलेबस, और बहुत अच्छे से आपको इतने बढ़िया से समझ में आएगा, इतने बढ़िया से आपको जब भी आप क्लास नोट्स उठा के देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। और आपको ये नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम ये सारी PDF आपको हम क्लास होने के बाद तुरंत अपलोड कर देते हैं। क्लास होने के बाद तुरंत अपलोड वहाँ पे हो जाती है, तो आपको नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप ये PDF लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप निकलवा लीजिए, और नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इकोटोन की परिभाषा, अब आपको हम परिभाषा आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच पाए जाने वाला संक्रमण। किनके बीच? दो पारिस्थितिक तंत्र क्या पाए जाने वाला संक्रमण, संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इकोटोन कहलाता है। कितनी आसान डेफिनेशन हो गई। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक संक्रमण होता है, और जो पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करता है, इसकी प्रजनन दर जो होती है, प्रजनन दर में इसकी वृद्धि होती है। कितने आसान तरीका बताओ, हो गया ना। जैसे इकोटोन की परिभाषा आप सीधे आप खुद बनाइए, खुद बोलिए, आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ से खुद बोलिए कि दो भिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाला संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों तंत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, हो गया कन्फर्म। ठीक है, अब आप कहते हैं इस इकोटोन की विशेषताएं। इकोटोन की विशेषताएं क्या होती हैं? आपको इकोटोन की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। इकोटोन की विशेषताएं कि ये दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात, अभी हम पढ़ के आए। अब आपको विशेषताओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे दो पारिस्थितिक तंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्र की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसे पाई जाती हैं। ठीक है, इकोटोन में। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2, जैविक विविधता
अधिक होती है। इसमें क्या होती है, जैविक विविधता जो होती है अधिक होती है, जैविक विविधता अधिक पाई जाती है। इससे बाद हम जैविक विविधता का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। जैसे जैविक विविधता में जैसे बहुलकता हो गया आपका, विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ये जैविक विविधता आपको पता होना चाहिए। जैविक विविधता क्या होता है कि किसी स्थान विशेष पर, जैसे जैविक विविधता क्या होती है, किसी स्थान विशेष पर विभिन्न प्रकार की जीवों की संख्या अधिक होती है और जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता जहाँ जीवों की संख्या अधिक हो उसे जैव विविधता कहते हैं। तो यही तो कह रहे हैं, जैव विविधता अधिक पाई जाती है वहाँ जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैव विविधता मतलब आपको, जैव विविधता आपको हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद जैव विविधता ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे और विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। तो जैव विविधता जिससे क्या होता है कि जैव विविधता जहाँ किसी स्थान विशेष पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं या विभिन्न विभिन्न जीव की अधिकता होती है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट क्या, कुछ विशेष प्रजाति होती हैं, जो कुछ विशेष प्रजाति केवल इसी के क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति होती हैं जो इकोटोन में ही पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्षेत्र जो होता है पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ये जो क्षेत्र होता है पर्यावरण परिवर्तन के क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, अधिक सुरक्षित बल माना जाता है। तो ये चीज़ आपको विशेषताओं में आपको लिखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आप कहीं भी ये देख लेना, जिसने पैड बैच लिया है और कहीं से भी पढ़ रहा है, ये नहीं कह रहे तो मत पढ़ो वहीं से, ये हमारा वाला देख लेना कंटेंट और वहाँ से उठा के देख लेना, दोनों में डिफरेंस देखेगा। और जब एग्जाम देने जाओगे ना तब भी आपको डिफरेंस देखेगा। आपको हमने वो चीज़ें इन्वॉल्व की हैं इसमें जो आपके एग्जाम में आती हैं, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। और यूट्यूब पे फ्री कोई बैच नहीं दे रहा है और पैड बैच में भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। आप जो आपके आस पड़ोस वाले हैं जिन्होंने पैड बैच लिया हो उससे कंटेंट बनाना और यहाँ से कंटेंट मैच करना, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा बहुत अच्छे वाला। ठीक है, और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो फिर आपको पता ही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई ही नहीं बताएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसी का पार्ट है कि एज प्रभाव क्या होता है। एज प्रभाव, इसमें एज का प्रभाव क्या होता है कि इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता अधिक होने की घटना को एज प्रभाव। ये देखो इसमें क्या है, मेन पॉइंट आपको क्या करना है कि जैव विविधता की अधिकता की घटना को, कि इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता अधिक होने की घटना को, मतलब जो इकोटोन के क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, जो प्रजातियां होती हैं उनकी संख्या और विविधता की संख्या अधिक होने की घटना को ही एज। समझ, जैसे अब इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता अधिक होने की घटना को एज प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्व। अब इसका महत्व देख लीजिए। महत्व क्या है, जैव विविधता को महत्व क्या है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जैव विविधता क्या बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता बढ़ जाती है और विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। विभिन्न प्रजाति के लिए आवास प्रदान करते हैं। जो विभिन्न प्रजाति होती है उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। आवास आपको पता है, रहने की व्यवस्था। पाचन तंत्र संतुलित बनाए रखने में इसमें सहायता करता है। जो पाचन तंत्र होता है उसे संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, मदद करता है। ठीक है, तो मदद करता है। अब ये टॉपिक हो गया। अब हमने क्या पढ़ दिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा एक बार, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इकोटोन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इकोटोन एक संक्रमण होता है जो प्रजनन दर में वृद्धि कर देता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, मोटा मोटा आपको यही रखना है याद कि पाचन तंत्र क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। इकोटोन एक प्रकार का संक्रमण होता है जो क्या होता है कि जीवों की अधिकता पाचन तंत्र के आगमन को दर्शाता है और जो प्रजनन दर में वृद्धि हो जाती है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, फिर हमने इसका क्या पढ़ा, उदाहरण पढ़ लिए। जैसे जंगल और घास के मैदान के बीच का क्षेत्र। नंबर 2 कौन सा उदाहरण है, नदी और भूमि के बीच का क्षेत्र और समुद्र और तट के बीच का क्षेत्र। और फिर हमने इकोटोन की परिभाषा सीधे शब्दों में, दो विभिन्न परिस्थिति क्षेत्र के बीच पाया जाने वाला संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों क्षेत्रों की प्रजाति पाई जाती हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, इकोटोन की विशेषताएं। इकोटोन की विशेषताएं क्या होती हैं, दोनों क्षेत्रों पाचन तंत्र की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, कुछ विशेष प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और चौथा पॉइंट है, इसी क्षेत्र में ये क्या है, ये क्षेत्र जो पर्यावरण के लिए अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, एज प्रभाव क्या होता है, इकोटोन क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या और विविधता अधिक होने की घटना को एज प्रभाव कहते हैं।
और महत्व क्या है, जैव विविधता को जैव विविधता को बढ़ाता है। और जैव विविधता बढ़ेगी, जैव विविधता मतलब आप जानते हैं जहाँ जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है। विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो रही है? नहीं होना चाहिए। दिक्कत है मुझे कमेंट करके आप पूछिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई भी आपको नहीं देगा, और इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आपके लिए बिल्कुल सब कुछ फ्री है। और अग्नि परीक्षा बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए। आपका एग्जाम जो पता है जुलाई में ही होगा, उन्होंने डेट और सिलेबस आपका कंफर्म कर दिया है। तो आप एग्जाम और फॉर्म तो वो कभी भी भरा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके अब क्या होगा आपका? अब आपका होगा गहन पारिस्थितिकी तंत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? गहन पारिस्थितिकी तंत्र। गहन पारिस्थितिकी तंत्र आपका समझ लीजिए, पहले गहन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद हम इस पर चलते हैं। गहन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि जो प्राकृतिक केंद्र विचारधारा की जो प्राकृतिक केंद्र विचारधारा को महत्व दिया जाता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और ये क्या होती है, इसमें प्राकृतिक जीवन को महत्व प्रदान किया जाता है। और इसमें सभी भौतिक परिवर्तन इसमें होते हैं और प्रकृति की ही देन मानी जाती है। जिसमें जितने भी इसमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, प्रकृति की ही देन मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सब गहन पारिस्थितिकी तंत्र के ही उदाहरण है। जैसे आप इसका वो देख लेते हैं। जैसे गहन पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है? गहन पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी पर्यावरणीय विचारधारा है जिसमें मनुष्य को प्रकृति का स्वामी माना जाता है। कोई बात है, व्यक्ति को या मनुष्य को प्रकृति का स्वामी माना जाता है। स्वामी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है, सही, हाँ, हिस्सा माना जाता है। और इस विचारधारा के अनुसार जीवों का अस्तित्व समान रूप से महत्व देता है। इसमें सभी भौतिक जो होती हैं, भौतिक परिवर्तन को प्राकृतिक देन माना जाता है और प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक अधीन नहीं माना जाता है, ठीक। तो ये आपकी डेफिनेशन देखिए कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी पर्यावरणीय विचारधारा है जिसमें मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। ये उसका छोटा सा हिस्सा माना जाता है। और इस विचार के अनुसार सभी जीवों का अस्तित्व समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। सभी जीवों का जो अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है। तो गहन पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता होना चाहिए। गहन पारिस्थितिकी और प्राकृतिक केंद्र विचारधारा पर, ये आपकी प्राकृतिक जो होती है, प्रकृति की केंद्र विचारधारा पर निर्भर होता है। माइंड की पॉइंट आपका ये है कि इसे जो प्रकृति की केंद्र विचारधारा पर ही ये महत्वपूर्ण डिपेंड होता है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? गहन पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य बातें क्या है? गहन पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य बातें क्या है? नंबर 1, सभी जीवों को जीने का समान अधिकार होता है। क्या होता है? सभी जीवों को समान रूप से अधिकार होता है जीने का। सभी जीवों को जीने का समान रूप से अधिकार होता है। और नंबर 2 क्या है? मनुष्य को प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। तो इसलिए मनुष्य को कभी भी प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या? प्रकृति संसाधनों का सीमित उपयोग है। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित जो होता है उपयोग करना चाहिए। मतलब हमेशा प्राकृतिक का संसाधनों का जो है सीमित उपयोग करना चाहिए, ना कि मतलब लिमिट से ज़्यादा कर रहा है। जैसे आप वन की कटाई कर दोगे तो पर्यावरण ऑटोमेटिक दूषित हो जाएगा, ओजोन परत अभी मतलब इतनी हानिकारी कैसे हो जाएगी, ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको, जैसे आप पर्यावरण, जैसे एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 2 पेड़ लगाइए, तो आप पर्यावरण सही रहेगा। तो ये चीज़ है, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। जो प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण होता है ये आवश्यक होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट है गहन पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गहन पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत क्या है? सभी जीवों का जीवन मूल्यवान होता है। सभी जो जीवों का जीवन होता है मूल्यवान होता है। जैव विविधता का जो संरक्षण होना चाहिए। मानव जनसंख्या और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। जो मानव जनसंख्या का संसाधनों का जो सीमित आपका उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या? प्रकृति के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए। जो प्रकृति के साथ उसके संबंध है वो अच्छे आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका महत्व देखिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। जो पर्यावरण संरक्षण को क्या करता है? बढ़ावा देता है आपको। और मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो मानव और जो होता है प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। जैव विविधता की रक्षा करता है।
जैव विविधता रक्षा में जैव विविधता में कौन कौन आते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही तो आते हैं जैव विविधता में, ठीक है। अब एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत जब हुआ था 1973 में दिया था, किसने दिया था, 1973 में दिया था, अर्नेस्ट जेन्स ने दिया था, अर्जेन ने दिया था। कब दिया था, 1973 में। कहीं कहीं लोगों ने दिया है 1972 भी कराते हैं, 72 गलत है, हालांकि 1973 में ही दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गहन पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत 1973 में अर्नेस्ट नेजिस ने दिया था, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत जगह हमने देखा है कि 1972 दिया है, लेकिन वो गलत है, 1973 में ही दिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन बहुत सी बुकों में 1972 लिखा है, लेकिन आपको राइट आंसर 1973 करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो तो सतही पारिस्थितिकी तंत्र, आप इसे रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हमने इस बार क्या पढ़ा था, तो इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गहन पारिस्थितिकी तंत्र, गहन पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या होता है, गहन पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है प्रकृति केंद्र विचारधारा को गहन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो कहते हैं प्रकृति केंद्र विचारधारा को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय विचारधारा को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, गहन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है कि जिसमें मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा माना गया, कैसा एक छोटा हिस्सा माना गया, इस विचार के अनुसार सभी जीवों का अस्तित्व समान रूप से बना रहता है। फिर क्या बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की गहन पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य बातें क्या है, सभी जीव होते हैं, जो सभी जीवों को पाने का समान अधिकार हो, सभी जीवों को जीने का समान अधिकार होता है, और मनुष्य को प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, ठीक। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, और प्राकृतिक जैव विविधता का संरक्षण होता है, ठीक है। अब गहन पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत, सभी जीवों का जीवन मूल्यवान होता है, जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत होना चाहिए, मानव जो होता है जनसंख्या और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जरूरत नहीं है तब भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अब महत्व आपने पढ़ लिया, महत्व का पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है, और जैव विविधता की सुरक्षा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत 1973 में दिया था, किसने दिया था, अर्नेस्ट नेस ने दिया था, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप बताओ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हमारा टॉपिक है सतही पारिस्थितिकी तंत्र। सतही पारिस्थितिकी तंत्र, सतही पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, सतही पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होता है कि ये मानव केंद्र विचारधारा पर आधारित होती है, ये मानव विचारधारा पर केंद्रित, और गहन पारिस्थितिकी तंत्र ये प्राकृतिक पर आधारित। तो ये आपको गहन पारिस्थितिकी तंत्र आप पूछ जाए तो आपको लगाना प्रकृति केंद्र आधारित होती है, और सतही पारिस्थितिकी तंत्र आए तो मानव द्वारा आधारित होती है, मानव विचारधारा पर ही आधारित होती है, मानव विचारधारा पर, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हैं मानव के द्वारा जो प्रकृति में लगातार कार्य किए जाते हैं, जो मानव जो द्वारा जो प्रकृति में लगातार जो कार्य किए जाते हैं, प्रकृति के विकास में योगदान दिया जाता है, जो प्रकृति के विकास में योगदान दिया जाता है, इस हित को तो हम कहते हैं सतही पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी आपदाओं से उत्पन्न क्षति, जो आपदाओं से उत्पन्न क्षति को पूर्ति और उसे पुनः हरा भरा करने के लिए मनुष्य का ही तो बड़ा योगदान होता है इसमें, मनुष्य का ही तो बड़ा योगदान होता है। तो आपको ध्यान रखना है गहन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये प्रकृति, गहन आपका प्रकृति विचारधारा पर आधारित होता है, और सतही वाला ये आपका मानव प्रकृति पर आधारित होता है, मानव केंद्र पर आधारित होता है। बस मोटा मोटा पॉइंट यही रखना है, ठीक है। तो आप सतही पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ देख लेते हैं। सतही पारिस्थितिकी तंत्र वह विचारधारा है जिसमें पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से मानव के, देखो मुख्य रूप से मानव के लाभ और आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ठीक है। अर्थात प्रकृति का संरक्षण इसलिए किया जाता है कि ताकि मनुष्य को संसाधन मिल सके। देखो है मनुष्य की बात है, मनुष्य को संसाधन मिल सके, मनुष्य को संसाधन मिल सके, ये डेफिनेशन। सतही पारिस्थितिकी तंत्र वह विचारधारा है जिसमें पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से मनुष्य के लाभ और आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अर्थात क्या होता है, अर्थात प्रकृति का संरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य को साधन मिल सकें और उसे लाभ मिल सके, ठीक है। तो भैया तो आपको ये ध्यान रखना, सतही पारिस्थितिकी तंत्र आपका मानव केंद्रित होता है और गहन पारिस्थितिकी तंत्र आपका प्राकृतिक केंद्रित होता है, ठीक है। अब आप देखो सतही पारिस्थितिकी तंत्र आप देख लीजिए, सतही पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। अब आपको परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण संरक्षण की वह अवधारणा जिसमें प्रकृति का संरक्षण केवल मनुष्य के हित, तो मनुष्य के हित की बात कर रहा है, मनुष्य के हित और विकास के लिए किया जाता है, उसे सतही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब आपको किस प्रकार की दिक्कत होता है, आपको ये चीज़ बताओ कि सतही पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य पे आ गई, और आपको गहन पारिस्थितिकी तंत्र आ जाए। गहन पारिस्थितिकी तंत्र ये आपके किस पे होती है, ये आपकी प्रकृति पर होती है, ये आपकी प्रकृति पर केंद्र होते थे, ये केंद्रित होती है। और आपको सतही आपकी पारिस्थितिकी तंत्र कितना होती है, सतही आपकी ये आपकी मनुष्य पर होती है, किस पे होती है, ये आपकी मानव पर होती है,
तो ये आपको इतना याद रखना और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है गहन पास्ती तंत्र मानव आधारित होती है या प्राकृतिक आधारित होती है, तो आपको प्रकृति आधारित लगाना है। तो ये डेफिनेशन देख लो, तो पर्यावरण संरक्षण की वह अवधारणा जिसमें प्रकृति का संरक्षण केवल मनुष्य हित और विकास के लिए किया जाता है, सतही पास्ती तंत्र कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आप देखो सतही पास्ती तंत्र की विशेषताएं क्या होती है। सतही पास्ती तंत्र की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। सतही पास्ती तंत्र की विशेषताएं कि मानव को प्रकृति का केंद्र माना जाता है। देखो है क्या, मानव को ही तो प्रकृति का केंद्र माना जाता है, ये तो मैंने आपको बताया भाई, मानव को प्रकृति का केंद्र माना जाता है। और पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य जो होता है मनुष्य का कल्याण करना होता है। इसमें किसका, मनुष्य का कल्याण करना होता है। किसका, मनुष्य का ही तो कल्याण करना होता है। अभी तो हम पढ़ के आए हैं ये चीज़ें, और विशेषता में क्या है बताओ। आप किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कंटेंट हर जगह होगा, लेकिन यहाँ वाला कंटेंट मिलाना आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं से पढ़िए, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे मत पढ़िए, जहाँ मन वहाँ पढ़िए, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको एक बार एहसास होगा कि कंटेंट अच्छा है, आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा और अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें दे रहे हैं जो एग्जाम के रिलेटेड हैं। फालतू चीज़ें नहीं करा रहे हैं, फालतू चीज़ें कराने का इतना टाइम भी नहीं है, और ऐसी चीज़ें क्यों कराओ जो एग्जाम के रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो आपको ये खुद डिसाइड करना है क्या चीज़ बढ़िया है, और क्यों कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कंफ्यूज होते रहिए, और कंफ्यूज होते हो तभी, जो आप गलतियाँ करते हो तभी आप पीछे होते हो। वैसे तुमको कोई पीछे करने वाला कोई नहीं होता है। खुद से पीछे कभी इंसान हो सकता है जब वो खुद से गलतियाँ करता है। सही चीज़ों का डिसाइड नहीं कर पाना, सही चीज़ों का सिलेक्शन ना कर पाना, ये चीज़ें तो होती हैं। आप चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और आप फिर समझदार हो, यहाँ तक आ गए, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं तीसरा पॉइंट है, प्रकृति संसाधनों का उपयोग मानव विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए, मानव विकास के लिए किया जाता है। और प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं। प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण देख लेते हैं। उनके उदाहरण देखिए आप, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण में उपकरण लगाना, और जंगलों में संरक्षण ताकि मनुष्य को संसाधन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट का उदाहरण मानव जल संरक्षण ताकि मानव उपयोग के लिए पानी उपलब्ध करा सके। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे आप देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखो, ये हमने देखो दोनों सेट कर दिए, देखो दोनों सेट कर दिए, लिख भी दिया एग्जाम पॉइंट। देखो सतही पास्ती तंत्र मानव केंद्रित, और गहन पास्ती तंत्र प्राकृतिक केंद्र, देखो दोनों पॉइंट लिख दिए आपको। यही तो की पॉइंट है, दोनों हमने आपको दे दिया लास्ट में आके। आप अभी पढ़ के आए, अब आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि सतही पास्ती तंत्र मानव केंद्रित होती है और गहन पास्ती तंत्र आपको प्राकृतिक केंद्र होती है। देखो वही पॉइंट दे दिया आपको दोनों लाके यहाँ पे। एग्जाम पॉइंट है यहाँ पे। आप जब एग्जाम देने जाओ, आप वहाँ पे पूछा जाएगा आपका सतही पास्ती तंत्र पर निर्भर होती है, तो आप लगा सकते हो मान पे, और गहन पास्ती तंत्र आप लगा सकते हो प्राकृतिक केंद्र पर। ठीक है, तो ये हमारे की पॉइंट थे। चलो अब आगे क्या है, अब आदिवास पढ़ेंगे। आदिवास पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये सतही पास्ती तंत्र। सतही पास्ती तंत्र क्या होता है, सतही पास्ती तंत्र मानव केंद्रित होती है और इसमें मानव को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही परिवार डेफिनेशन वो है कि पास्ती तंत्र संरक्षण वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति संरक्षण और केवल मानव के हितों के लिए, विकास के लिए और उसकी सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, और सतही पास्ती की विशेषता क्या होती है, मानव को प्रकृति का केंद्र माना जाता है, पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य माना जाता है, कल्याण और मानव का कल्याण किया जाता है। ठीक है, और ये उदाहरण है इसके, अब ये आपकी की पॉइंट है। अब आपको आदिवास, आदिवास को आपको पता होना चाहिए। आदिवास अब आज सब खत्म करने, नया कल से हम पढ़ेंगे जैव विविधता। नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कल से, जैव विविधता। अब बोलते हैं आदिवास। आदिवास क्या होता है, आदिवास का अर्थ होता है कि आदिवास आपका जो मनुष्य जो होता है, आपने गांव में मोस्टली लोग गांव में ही रहते हो, कि गांव की मुख्य भूमि से हटकर, जो आदिवास का मतलब होता है गांव की मुख्य भूमि से हटकर बाहर की ओर सीमित संख्या में आवास बनाकर रहना ही आदिवास कहलाता है। जैसे गाँव की मतलब एक मुख्य भूमि से हटकर, गांव की मुख्य भूमि से हटकर बाहर की ओर सीमित संख्या में आवास बनाकर रहना ही आदिवास कहलाता है। जैसे कोई गांव में रहता है, वो शहर में रहने लगा, ये क्या है, आदिवास है। कोई गांव में पहले रहता था और वो शहर में उसने मकान लेके बना लिया, तो ये क्या है, ये आदिवास है आपका, ये आपका क्या आदिवास है। ठीक है, तो आदिवासी डेफिनेशन है। आदिवास का अर्थ क्या, वह प्राकृतिक स्थान जहाँ कोई जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है और प्रजनन करता है, आदिवास कहलाता है। ये भी डेफिनेशन है, लेकिन आपको सीधे सीधे शब्द में आदिवास वो होता है जहाँ अपना एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में रहना, आदिवास कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना, वह प्राकृतिक स्थान जहाँ कोई जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है और प्रजनन करता है, आदिवास कहलाता है। क्या, आदिवास आपका कहलाता है। सरल शब्दों में कहते हैं जीवों का रहने की, सरल शब्दों में देख सकते हैं, जीवों का रहने का प्राकृतिक स्थान आदिवास कहलाता है। क्या, आपका प्राकृतिक स्थान आपका आदिवास कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आप आदिवास का ध्यान रखो।
आप देखो अधिवास की परिभाषा, आपको अधिवास की परिभाषा पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं। किसी जीव या जीवों के समूह का वह प्राकृतिक स्थान जहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियाँ मिलती हैं उसे अधिवास हम कहलाते हैं। ठीक है, आप देखो अधिवास के प्रकार क्या होते हैं, अधिवास के प्रकार देख लेते हैं। अधिवास के प्रकार क्या होते हैं। स्थलीय अधिवास हो सकता है आपका, स्थलीय अधिवास। स्थलीय अधिवास में जो जीव स्थलीय अधिवास जो जीव भूमि पर रहते हैं, जो जीव भूमि पर रहते हैं स्थलीय होते हैं। जैसे शेर रहता है, हाथी रहता है, घोड़ा रहता है, ये क्या रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके अधिवास होते हैं। जंगली अधिवास क्या होते हैं, जंगली अधिवास। स्थलीय अधिवास आपके वो भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे स्थलीय अधिवास। और अब आके आगे जलीय अधिवास। जलीय अधिवास में जो जल में जीवन रहते हैं जो अधिवास कहते हैं। उदाहरण के लिए मछली है, भेल है, केकड़ा, ये सब जल में रहते हैं तो जलीय अधिवास। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, अधिवास 2 प्रकार के होते हैं। स्थलीय जल अधिवास जो स्थल में जैसे जो जीव भूमि पर रहते हैं स्थलीय जलवास कहते हैं, और जलीय अधिवास जो जल में रहते हैं उसे जलीय अधिवास कहते हैं। ठीक है, अब देखो अधिवास के घटक क्या होते हैं। अधिवास के घटक देख लिए। अधिवास के घटक क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक हम पढ़ चुके हैं टॉपिक बहुत अच्छे से। जैविक घटक कौन से होते हैं, जैसे पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्म, ये आपके जैविक घटक हो गए। जैविक घटक हो गए। अजैविक घटक जल है, वायु है, मिट्टी है। जैविक घटक ये ध्यान रखना, जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। और जैसे तापमान, प्रकाश, ये हम देखो जैविक अजैविक घटक हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, वो क्लास में तभी तो कह रहे हैं, वो देखी जाके। तो जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्मजीवी है। अजैविक घटक जल है, वायु है, मिट्टी है, तापमान है, ये सारे आपके हो गए। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखो एग्जाम वाला पॉइंट, अधिवास का महत्व देखिए। अधिवास का महत्व देखिए, जीवों को रहने का स्थान प्रदान करना अधिवास होता है। महत्व क्या था, जीवों को रहने का स्थान प्रदान करना, भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराना, भोजन और क्या उनकी व्यवस्था, भोजन और सुरक्षा उपलब्ध कराना, प्रजनन का विकास करना, विकास में सहायता करना। ठीक है, प्रजनन की सहायता करना, विकास में सहायता करना। आप देखो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट आपका, देखो एग्जाम रिलेटेड, जीवों को प्राकृतिक के रहने के स्थान को अधिवास कहते हैं। कितना शॉर्ट कर दिया, जीवों के प्राकृतिक रहने के स्थान को हम क्या अधिवास कहते हैं, अधिवास कहते हैं। एक टॉपिक आपका रह गया है, ये आप देख लीजिए, क्षति विधान, ये आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको बता देते, छोटा सा पॉइंट है, क्षति विधान क्या होता है। क्षति विधान विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसमें बनाई जाती हैं। जैसे आप एक छाता हिसाब का होता है, छाता हमने बना लिया, ठीक, ये हमने आपसे छाता बना लिया, ये छाता बना लिया। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं विकास होता है उसे हम क्षति देते हैं, क्षति विधान कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हो, हम लिखना चाहो, जैसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास होता है उसे क्षति विधान कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षति विधान कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, लिखना चाहो तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। हम बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास होता है, उसे क्षति विधान कहते हैं। तो लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास होता है उसे क्षति विधान कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म होगा। कल हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। ये आपको बहुत रिपीटेड आपका बड़ा आसान तरीके से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस क्लासें टाइम टू टाइम लेते रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। और कोई भी दिक्कत है तो हमने अपना नंबर आपको दे रखा है, इसमें मुझे संपर्क कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है और आपको पता है 100% आपको सपोर्ट देने को मिलेगा, ये हम आपको बता सकते हैं। 2026 में आपको 100% सपोर्ट देने मिलेगा। ठीक है, और ये आपका बैच चल ही रहा है, तो इससे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। डेली क्लास आपको पता है 5 बजे होती है, 5 बजे जुड़ना ना भूलिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।